नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, जो कि आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि इसमें जो है हमारे फिर से जॉब के लिए बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, जो कि आपके लिए 5,000 के लगभग जो है यहाँ पे हमारे लिए जॉब जो है निकले हैं, वैकेंसी जो है निकले हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये उड़ीसा राज्य के अंदर आपके ये जॉब रहेंगे, जो आपके सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है आपका उड़ीसा का, उसके अंदर सब ऑर्डिनेट की पोस्ट के लिए जॉब है। यानी कि आप समझ सकते हैं, जो सब ऑर्डिनेट की पोस्ट होती है आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर, उसके ऊपर आपके जो है यहाँ पे जॉब निकले हैं। अब हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ये आपका देखिए, इसके लिए एक नोटिफिकेशन जो था ना, वो हमारा आ गया था 24 फरवरी को। हमारा ये नोटिफिकेशन आ गया था, मतलब कि हमारे फॉर्म फिलिंग जो है तब से चालू हो गए थे, और अब हमारा 27 मार्च पे वो चीज़ जो है वो क्लोज़ हो रही है। यानी कि आप जो है 27 मार्च के बाद आप इसके लिए फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि अब यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास अपडेट आया है, जो कि ऑफिशियली वेबसाइट पर भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा। आपकी OSSC की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, उसके ऊपर भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि उन्होंने अब जो है डेट को बढ़ा दिया है, ये देखते हुए कि यहाँ पे डिमांडिंग ज़्यादा आ रही है, लोग अभी अप्लाई कर नहीं पाए हैं, और आखिरी टाइम आ जाता है तो डेट एक्सटेंड कर दी जाती है आपके फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को, जिससे कि जो लोग चाह रहे थे और अप्लाई नहीं कर पाए थे किसी ना किसी कारण से, तो वो लोग भी अप्लाई कर पाए। देखिए, हम यहाँ पे 3 नोटिस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा जॉब का नोटिफिकेशन का जो नोटिस था, वो पूरा डिस्कस होगा, जो आपके उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस होगा। कैसे आपका यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट होगी, कैसे ये जॉब लगेगी, उसके बारे में पूरा डिस्कशन होगा। मेनली यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कशन होगा, क्या एग्ज़ाम लेकर जो है हमें ये जॉब दी जाएगी, या फिर हमारी कोई ट्रेनिंग पीरियड होगा, उस हिसाब से जॉब दी जाएगी। ये हमारी पहली बात रही। अब ये देखिए, सब ऑर्डिनेट की जॉब है, ये एक सिविल काम होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो इसके अंदर क्या हमें जो है एग्ज़ाम तो चलो ठीक है दे देंगे, उसके अलावा क्या हमारा कोई पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह भी होगा। कोई हमारा जो, जैसे कि हमारे हाइट को देखा जाएगा, हमारे से कोई फिजिकली जो है रेस या फिर कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी कराई जाएगी, जिससे वो सब हमारा देख के भी क्या इस पोस्ट के लिए जॉब में लिया जाएगा। तो वो सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये 24 फरवरी का नोटिस है, नोटिफिकेशन है। हालांकि हमारे पास अब ये है कि हमारे को जो है 1 वीक एक्स्ट्रा और मिल गया है एप्लीकेशन के अंदर। यानी अब हम 24 फरवरी से लेके, हम जब हमारे पास लास्ट डेट थी 27 मार्च, बट अब वो बढ़ के 5 अप्रैल हो गई है। यानी कि हम अब 5 अप्रैल तक इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दो बेसिकली आपकी पोस्ट रहेंगे, जो आपके एक जूनियर असिस्टेंट और एक आपका पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये आपको पता होगा, ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज, रीजन वाइज स्टेट के अंदर होते हैं आपके ये पोस्ट। यानी कि हमारा वो पूरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो पोस्ट हमारे अंडर चलती है। यानी हमारे को जो पोस्ट मिलती है, वो पूरा ज़िला के अंदर जो है वो हमारी रहती है। तो उस हिसाब से हम ये भी बात करने वाले हैं कि किस ज़िले में, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आपकी कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज, रीजन वाइज, वो डिस्कस होगा। साथ में ये डिस्कस होगा कि एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, एक्चुअल में एग्ज़ाम कब होगा, आंसर की कब आएगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम की डेट क्या है। तो सारा कुछ इससे रिलेटेड हम इसी ही वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आपको 24 फरवरी का है, इसको भी मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन के लिए इनवाइट किया गया OSSC की वेबसाइट पर आपके डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, यानी JA शॉर्ट में बोलें, और पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PEO। तो इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। मेनली ये बात याद रखिएगा, मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये उड़ीसा राज्य के अंदर जो है वो ये जॉब के बारे में बात हो रही है हमारी। एक्चुअल में सबसे पहले हमारे लिए जानना ये ज़रूरी होता है कि कितनी पोस्ट पर जॉब है, क्योंकि ये एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। देखिए, आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारा जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है, उसके लिए 4565 पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं। और सेम इसी तरीके से एक और जो दूसरी मैंने बताया आपको, पंचायत एग्जीक्यूटिव
ऑफिसर, इसके लिए जो हमारी पोस्ट है, मतलब कि कितने लोगों को इस बार लिया जाएगा इस पोस्ट के लिए, वो 2297 है। अगर आप इनको जोड़ेंगे, मतलब प्लस करेंगे, तो आपका अराउंड ये 6000 समथिंग आ जाएगा, यानी कि 7000 के करीब करीब जो है ये आपका आ जाएगा। देख सकते हैं आप 4000 और ये 2000 6000 और ये 6700 800 समथिंग जो है आपकी यहाँ पे पोस्ट जो है वो हो जाएंगी। चलिए, ये तो हमारे लिए बात हो गई पोस्ट की, कि हमारे पास इस बार जो है कितने पोस्ट पर जो है हम अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, ये आपको लिस्ट दिख रही होगी वैकेंसी में कैटेगरी वाइज, जैसा मैंने आपको बताया अभी। आपको पता होगा कोई एससी कैटेगरी से होता है, कोई एसटी और कोई ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ये सारे कैटेगरी। देखिए, ये एक नोटिस है, ये आपका देख सकते हैं डेट ऑफ एक्सटेंशन है, यानी कि मतलब आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको बढ़ाया गया है। ये एक जो है बेस्ट न्यूज है आपके लिए, कि भाई अब 7 अप्रैल तक हम अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, जिससे कि हमारे लिए अब ये रहेगा कि हम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो हैं अब ज़्यादा अप्लाई कर पाएंगे। तो ये वो नोटिस है जो आपके आजकल में ही आया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट 22 मार्च को जो है रिलीज़ करा गया है, कि रिवीजन ऑफ स्केड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द सेम पोस्ट, यानी कि आपकी जो ये पोस्ट थी जूनियर असिस्टेंट और एज वेल आपका पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दोनों के लिए सेम जो है अब इसको बढ़ाया गया है, सेम दोनों पोस्ट के लिए। तो हम अब वन बाय वन सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको बताऊंगा डिटेल ऑफ पोस्ट टू बी फिल अप। तो आपको बता दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके पोस्ट हैं, जैसा कि मैंने पहले अभी डिस्कस किया आपके साथ। और दो पोस्ट हैं, एक जूनियर असिस्टेंट और एक आपका पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखिए, शॉर्ट सा नोटिफिकेशन है, ज़्यादा लार्ज नहीं है। अब देखिए, हम पे स्केल की बात कर लेते हैं। भाई कितनी जो है यहाँ पे हमारी तनख्वाह रहेगी हमारे लिए। देखिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने के लिए, पहले हमारे लिए एलिजिबिलिटी ज़रूरी हो जाती है। एलिजिबिलिटी मतलब क्षमता, कि हम इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। एलिजिबिलिटी हमारी डिपेंड करती है एक तो हमारे एज पे, कि हमारी कितनी एज होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। दूसरा हमारा क्वालिफिकेशन पे, कि हम कितने जो है यहाँ पे क्वालिफाइड होने चाहिए, 12th पास, ग्रेजुएट या कौन सा लेवल जो हम इस एग्ज़ाम को दे पाएँ। और तीसरा आपका हो जाता है कास्ट से रिलेटेड, की क्योंकि कास्ट पता होगी आपको कि आपकी कौन सी कास्ट है जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको फ़ीस में भी रिलैक्सेशन जो है देखने को मिलता है आपके फॉर्म की फ़ीस में। सर, और मेन इंपॉर्टेंट बात आपका आ जाता है पे स्केल का, कि भाई हमें जो है यहाँ पर काम करने के पैसे कितने मिलने वाले हैं। क्योंकि मेनली हम जो है काम तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक अच्छी खासी सैलरी हो, एक नॉर्मल लेवल की, तो काम भी इंसान करता है। तो उस तरीके से आपको बता दूं, तो जूनियर असिस्टेंट में आप देखेंगे, तो जूनियर असिस्टेंट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो जूनियर असिस्टेंट में पे स्केल रहेगा वो 19,900 से लेके 63,200 के बीच में रहेगा। ये आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपका गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के हिसाब से जो सरकारी कर्मचारी यानी सरकारी काम जो भी करते हैं, उसके अंदर जो लेवल 4 का पे स्केल रहता है, उसके हिसाब से ये आपका जो है जॉब डिसाइड किया है, वो आपकी जो सैलरी है वो डिसाइड करी गई है। मतलब कि आपको स्टार्टिंग में 19,900 मिलेंगे, उसके ये बेसिक है। उसके बाद आपका धीरे धीरे जो है इंक्रीज़ होगा आपके काम के लेवल पर, आपके काम को देखते हुए। अब देखिए, यहाँ पे पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में क्या है, कि यहाँ पे आपकी इसमें जो है 21,700 जो है बेसिक है, और बढ़ते बढ़ते आगे चलते चलते 69,100 तक भी कभी एक टाइम पर पहुँचेगी। तो इस तरीके से आपकी जो है ये सैलरी रहेगी। अलग अलग पोस्ट की हमने सैलरी की भी बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं पे स्केल के बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप सिंपल देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें देखना है। तो आपको बताऊं, अगर एज कि आपकी कितनी एज होनी चाहिए, तो मिनिमम और मैक्सिमम एज दोनों के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, अगर आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड +3 इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और such other qualification as are equivalent to +3 examination with नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपने +3 पास होने चाहिए, भले ही वो आर्ट्स से करा हो, आपने कॉमर्स से करा हो, साइंस से करा हो, या फिर आपने
कोई दूसरी पढ़ाई करी है और आपको उस साथ में आपको कंप्यूटर की स्किल की नॉलेज होनी चाहिए। अब बात हो रही है नेक्स्ट हमारी यहाँ पे पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए बोला जा रहा है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड +2 एग्जामिनेशन इन एनी डिसिप्लिन और एनी अदर एग्जामिनेशन। +2 आपका हो जाता है ट्वेल्थ क्लास को +2 बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की लिए जो आपको बोला जा रहा है उसमें बोला जा रहा है कि आप अपने 12th क्लास पास होने चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी बोर्ड से, इन एनी अदर एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट देयर टू। और देखिए एज की बात करूँ तो कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट बी अबव द एज ऑफ 38 ईयर्स एज 1 जनवरी 2023। अगर आप देखिए जैसे कि आप मान लीजिए 1 जनवरी 2023 तक या उससे पहले पहले अगर आप 38 एज के हो चुके हैं, उससे ऊपर हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, इसको नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपकी 21 एज हो चुकी है और उससे ऊपर हो चुके हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सपोज़ मानिए कि आपकी एज अभी 21 एज नहीं हुई है, सपोज मानिए आपकी 20 ईयर जो है एज है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 21 एज कंप्लीटेड होना चाहिए जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए मैं आज फॉर्म भर रहा हूँ, तो आज मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं 21 ईयर का हो चुका हूँ, तब मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड आपको बता दूं, जैसे कि आपके HSC जो आपका 12th के बोर्ड का रिजल्ट होता है उसको देखकर जो है उसकी मार्कशीट पर जो आपके डेट ऑफ बर्थ होगा उसके हिसाब से यह लोग यहाँ पर आपका जो है पूरा डेटा देखा जाएगा आपके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड। कैंडिडेट मस्ट हैव प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब देखिए क्वालिफिकेशन में हमने जैसा बात करा है दोनों पोस्ट के लिए, दोनों पोस्ट में आपको एक बात याद रखनी है कि हमें जो क्वालिफिकेशन बोला गया है ये जो हमारे फॉर्म जब क्लोज हो जाएंगे, यानी जैसे कि आपका 5 अप्रैल को फॉर्म क्लोज हो जाने वाले हैं, तो 5 अप्रैल तक या उससे पहले पहले आपका जो है ये चीज़ें हो जानी चाहिए, मतलब ये कंप्लीटेड आपके हाथ में होना चाहिए। मतलब अगर आप 12th क्लास इस साल कर रहे हैं तो आपको ये एग्ज़ाम नहीं देना है, क्योंकि आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी आपके पास 12th क्लास का सर्टिफिकेट नहीं है। इसी तरीके से आपका सेम यहाँ पे +3 के लिए भी बोला गया है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों में से किसी भी स्ट्रीम से। तो यहाँ पर आप इसके लिए भी तभी दे पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने हमारी ये बात तो कर ली है मेनली कि हमारी जो नेम ऑफ द पोस्ट है, जैसे कि हमारे जूनियर असिस्टेंट और पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन दोनों पोस्ट के लिए हमने क्वालिफिकेशन की बात कर ली, एज की बात कर ली कि कितनी एज जो है होनी चाहिए हमको इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए। हम मेन बात कर लेते हैं हम यहाँ पर रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट। अब देखिए रिलैक्सेशन भी दिया जाता है आपको एग्ज़ाम के लिए, जब आपका जॉब के लिए जो होते हैं आपके एग्ज़ाम, तो यहाँ पे जो आपके उड़ीसा के मैं बात कर रहा हूँ, तो उड़ीसा के अंदर जो आपके एसएससी के और सब ऑर्डिनेट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको एज रिलैक्सेशन जो है आपके SC ST और SEBC यानी कि जो आपके इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड कास्ट जो होती है हमारी वो, और वुमेन कैटेगरी वालों के लिए जो आपके वुमेन जो भी अप्लाई करने जितने भी वुमेन अप्लाई करेंगे उनके लिए जो है यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है आपके एज के अंदर। मतलब यहाँ पे मेरा ये है कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 38 ईयर्स, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं, SEBC या फिर आप वुमेन हैं, ऐसे कैटेगरी में आप जो भी आते हैं, तो इसमें आपको क्या है 30 एज के ऊपर 38 ईयर के ऊपर जो है आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, यानी कि आपके 43 एज यहाँ पे हो जाएंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। मतलब अगर आप मान लीजिए 42+ एज में भी होंगे इस कैटेगरी के हिसाब से तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सेम इसी तरीके से PWD कैंडिडेट को 10 साल एक्स्ट्रा दिए गए हैं, मतलब 10 साल जो है 38 के ऊपर एक्स्ट्रा दिए गए हैं। इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपना रिलैक्सेशन चेक कर पाएंगे। एक्स सर्विसमैन जो आपके आर्मी फोर्स और जितने भी आपके पहले आर्म फोर्स में अगर काम कर रखा है आपने और फिर आप अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, तो आपको उसके हिसाब से भी यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। ग्रुप D एम्प्लॉय के लिए भी बताया गया है, और ग्राम रोजगार सेवक अगर हैं आप पहले से कभी तो उनके लिए भी यहाँ पे बताया गया। आप इस चीज़ को आप देख लेना अच्छे से कि हम जो है हमें कितना जो है एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा अगर हम इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो ये मेनली आपका यही होता है कि आपको इसलिए फ़ायदा मिल जाता है कि आपको मान लीजिए आपकी एज क्रॉस हो गई है जितना यहाँ पे बोला गया है, तो आप अगर उस कैटेगरी से आते हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा एज दी जा रही है तो आप उस लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए हम ये हमने क्वालिफिकेशन और एज की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं
कि नेशनलिटी की, अगर आप इंडियन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपका इंडियन होना बहुत ज़रूरी है इस इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। इफ़ मैरिड मस्ट नॉट हैव मोर देन वन स्पूस लिविंग प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में इफ़ सेटिस्फाइड दैट सच मैरिज इज़ permissible under the personal law applicable to such person or there are other grounds for doing so exempt एनी पर्सन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द रूल। देखिए मैरिड के लिए बोला गया है कि अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे आपका वन स्पूस लिविंग होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने बात कर लिया हमारे हर तरीके से जो है हमारे एलिजिबिलिटी की बात कर लिया। अब देखिए एग्जामिनेशन फीस की बात बताओ तो नो एग्जामिनेशन फीस पेएबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। ये जो है बहुत एक अच्छी हमें जो है देखने को मिली बात कि ये जो पोस्ट है ये फ्री में आपके फॉर्म जो है फिल होने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंदर। सब ऑर्डिनेट की पोस्ट के लिए आपके जो आपका जूनियर असिस्टेंट और आपका जो आपका पीईओ यानी कि आपका जो है पंचायती एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन दोनों पोस्ट के लिए आपको अगर किसी भी आप कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपको कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। और लास्ट डेट यहाँ पे जो है 27 मार्च लिखी गई है। हालांकि हम आगे आपको बताने वाले हैं कि मैंने आपको जैसा बताया भी कि ये जो है जो आपका फर्स्ट नोटिस है अब, लेकिन जो नया नोटिस आया उस हिसाब से आपकी जो अप्लाई करने की डेट है वो बढ़ चुकी है। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वेबसाइट पे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए होता है, उससे हमारा रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे हो जाता है। जो कि आपको OSSC यानी कि OSSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। फाइनली आपको एंड में क्या करना होगा, एंड में आपको अपना वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, फॉर्म फिलअप पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है फाइनली वहाँ पे फीस पेमेंट करना होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई फीस पेमेंट नहीं होने वाला है, तो फीस वाले सेक्शन में आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, फॉर्म आपको सारे डिटेल डाल के सबमिट कर देना, उसका प्रिंट आउट ले लेना, बस इतना प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे आपको बता दो आपको सिग्नेचर आपके JPG और PNG तीनों फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल है। फॉर्मेट की बात बताऊँ तो बिटवीन द रेंज ऑफ 20 kbs से लेके 50 kbs एस, मतलब यहाँ पे K20 की बात हो रही है, मतलब इतने KB किलोबाइट्स होना चाहिए। उसका साइज आपको इतना ध्यान नहीं देना है कि किलोबाइट साइज होता क्या है, आप सिंपल शॉर्ट फॉर्म KB याद रखिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है आपको अपने सिग्नेचर या आपके फोटोग्राफ की डिटेल को चेंज करने में, तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो है डिटेल में कि आप अपने सिग्नेचर अपने इमेजेस का फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि उनके साइज़ को कैसे बदलते हैं। अगर आपने पहले ये चीज़ रेडी करके रख लिया उसके बाद ये आपके लिए आसानी होगी जब आप फॉर्म में अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा एक फोटोग्राफ हो गया, एक सिग्नेचर हो गया डॉक्यूमेंट के लिए और एक आईडी प्रूफ हो गया, इतना आपको चाहिए होगा। अगर आप किसी कैटेगरी वाइज अप्लाई करते हैं रिलैक्सेशन के लिए, एज रिलैक्सेशन के लिए, तो वहाँ पे आपको अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए वो, जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं। और +2 का यहाँ पर जो है आपको सर्टिफिकेट देना होगा अगर मांगा जाता है वहाँ पर फॉर्म फिल करते हुए। तो ये सब बातें जो है हमारी याद रखने वाली और ध्यान रखने वाली होंगी। अब बात कर लेते हैं हमारा प्लेस एंड डेट ऑफ रिटन टेस्ट। ये आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, आपको बता देता हूँ मैं, जैसा कि द रिटन टेस्ट ऑफ कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जाम होने वाला है। ओडिशा के जितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने सारे जिला हैं, सबके अंदर होगा। डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू द एडमिशन लेटर टू बी इशूड ऑनलाइन इन ड्यू कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्पेसिफिक डेट टू बी नोटिफाइड इन द सेड वेबसाइट। मतलब कि आपकी जो OSSC की जो वेबसाइट है उस पर आपको बताया जाएगा कि उसकी वेबसाइट पर ही आपको बताया जाएगा कि एग्जाम का डेट क्या है, टाइम क्या है। हालांकि यहाँ पे बोला गया है कि मई के मंथ में जो आपका एग्जाम होगा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओडिशा के अंदर। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट, आप वेबसाइट को देखते रहें रेगुलरली, कुछ भी अपडेट आता है तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। एडमिशन लेटर आपको पता ही होगा क्या होता है, कि मतलब आपका जब एडमिशन लेटर यहाँ पे हमारा एक तरीके से एडमिट कार्ड को ही बोला जा रहा है जो एग्ज़ाम्स के लिए आता है हमारे पास बाद में। अब हम बात कर लेते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन कि एग्जामिनेशन हमारा होने वाला है। देखिए मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ यही बात सेम हमारी, कि हमारे 7000 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे होने वाले हैं। हमने नंबर पोस्ट में डिसाइड कर लिया है, मतलब देख लिया है कि जूनियर असिस्टेंट और हमारा जो दूसरी पोस्ट है
दूसरा हमारा जो पीईओ की पोस्ट है, दोनों के लिए हमने वैकेंसी डिसाइड कर ली है कितने होने वाले हैं। लेकिन अब बात आई थी कितने, अभी कैसा एग्जाम होगा, ये आपका रिटन टेस्ट एग्जाम होगा जो आपके ओएमआर सिस्टम की सीट पर होता है। जैसा कि आपको पता होगा एक ओएमआर शीट दी जाती है एग्जाम के दौरान, उस पर आपका ये एग्जाम लिया जाता है जो एमसीक्यूज बेस्ड रहता है। मतलब कि इस एग्जाम में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं इन वन पेपर एंड अ प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स एज डिटेल्ड बिलो। मतलब कि 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा और बाकी का आपका एक पेपर जो होगा वो रिटन टेस्ट होगा। इस तरीके से हमारा पूरा पेपर रहेगा। पेपर 1 हमारा रिटन टेस्ट और सेकंड हमारा प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट, जिसमें हमारी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स देखे जाएंगे। 1 घंटे का ये पेपर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न होगा। हमारा टोटल 180 मार्क्स का जो पेपर आने वाला है वो ओएमआर शीट पे होने वाला है, पेपर 1 हमारा, जिसके अंदर हमारे सब्जेक्ट जो आएंगे वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं आपको बताऊं अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर 1 के अंदर हमारे पास ये सब्जेक्ट आने वाले हैं। एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। ये इंग्लिश ओडी और उड़िया लैंग्वेज का एक आएगा आपका एग्जाम, इंग्लिश का आएगा, मैथमेटिक्स का आएगा, जनरल नॉलेज का आएगा और कंप्यूटर नॉलेज का आएगा। टोटल हमारा 180 मार्क्स का रिटन टेस्ट होने वाला है। और सेम इसी तरीके से हमारा मैक्सिमम मार्क्स जो है 180, मतलब कि आपका क्या हो गया कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का इस पेपर में आने वाला है। इंग्लिश में देखें तो हमारे 40 क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे यहाँ पर 35 उड़िया लैंग्वेज के और मैथमेटिक्स के 35, जनरल नॉलेज के 35 और कंप्यूटर नॉलेज के भी 35 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स भी आपके लिखे हुए हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है उतने हमारे टोटल मार्क्स होने वाले हैं उस सब्जेक्ट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। हमने आपको ये भी बता दिया है कि आपके पर्सनैलिटी स्किल टेस्ट भी होगा जो आपका पेपर 1 के बाद लिया जाएगा। अब रिटन टेस्ट के लिए आपको बता दूं, द रिटन टेस्ट शैल बी ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। In the written test there shall be negative marking 0.50 marks per question फॉर रॉन्ग मल्टीपल आंसर। मतलब कि आपका सही आधा मार्क्स काट लिया जाएगा। मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आपका जैसे यहाँ पे 1 नंबर का आ रहा है तो आधा नंबर उसमें से काटा जाएगा आपका, अगर आपने कोई आंसर गलत किया है। सपोज मानिए आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए हैं, 3 में से आपके 2 के आंसर सही है, 1 का गलत है, आपने 1 का आंसर गलत कर दिया। तो 3 क्वेश्चन आए, तीनों क्वेश्चन के 1-1 मार्क्स सही करने के मिल रहे थे, तो आपने 2 के सही कर दिए, 2 मार्क्स हो गए, और तीसरा आपने गलत कर दिया तो उसका तो तीसरा तो आपका उस आधा मार्क्स काट लिया जाएगा उन 2 में से। तो आपके 1.5 मार्क्स जो है यहाँ पे हो जाएंगे। इस तरीके से आपको समझना है कि हमारे किस तरीके से मार्क्स कटने वाले हैं, किस तरीके से मार्क्स हमें मिलने वाले हैं। सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं हम। सिलेबस आपको बताऊं तो इंग्लिश के आप लिए आपका वर्ब्स और आपके टेंसेज, मॉडल, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कनेक्टर, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कंपैरिजन, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउंस और प्रीपोजिशंस, ये आपका। और अनसीन पैसेज आएगा, 400 से 500 शब्द का होगा। अनसीन पैसेज जो मतलब आपने देखा ना हो ऐसा कोई पैसेज होता है विद अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, उसके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके आपको आंसर देने होते हैं। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट उड़िया लैंग्वेज के अंदर आप देख सकते हैं आपका क्या क्या आने वाला है। ग्रामर आने वाला है, उड़िया लैंग्वेज से रिलेटेड ग्रामर आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज जिसमें आपका एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये सारे टॉपिक आने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। अब देखिए एक बात और याद रखनी है आपको कि जैसे मैंने आपको बोला था अभी कि जो आपका पीईओ की पोस्ट है, यानी कि आपका जो पंचायती एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट है, उसके लिए जैसे आपका 12th प्लस जो है क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा था, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको उसी लेवल की चीज़ पढ़ के जानी है उड़िया लैंग्वेज में और बाकी सारी चीज़ों में। जिसमें आपको +3 बोला जा रहा था उसमें आपको उस लेवल का पढ़ के जाना है। तो ये हमारा सिंपल क्लियर हो जाता है, जिसके लिए जितनी लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन मांगिए उतना लेवल का हमें उस एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है। देखिए संधि आपको पढ़ के जानी है, सारा कुछ लिखा हुआ है। एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स इन वर्ड्स, और आपका ये देख सकते हैं पंक्चुएशंस, मार्क्स और कॉम्पोजिशंस, ये आपका पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस हो जाएगा। देखिए मैथमेटिक्स में आपका क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स का मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, HCF, LCM, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, परसेंटेज एंड एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, पार्टनरशिप, रेशो एंड प्रोपोर्शंस, इतना आपका टॉपिक आने वाला है। जनरल नॉलेज में भी आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम रिटर्न रिजल्ट कब आएगा इसका। तो रिजल्ट की बात करूँ मैं अगर यहाँ पे, तो वो जब भी आएगा वेबसाइट पे बताया जाएगा। अभी उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है।
अब देखिए प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट जो आपका होगा उसमें क्या देखा जाएगा, शैल बी क्वालिफाइंग नेचर, मतलब कि आपको वो वाला एग्जाम निकालना जरूरी है अगर आपको जॉब चाहिए उस पोस्ट के लिए जो यहाँ पे बताई गई है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ऑल कैंडिडेट शैल बी 40% इन द प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। सपोज मानिए जैसे आपको बताया भी था मैंने कि 40, वो जो आपका 50 मार्क्स का आने वाला प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट, तो आपका उसका 50 का अगर आप 40% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि 5 × 4 कर देंगे आप। देखिए 50 का जो है 10% हमारा 5 हो गया, तो 40% कितना हो जाएगा हमारा, जो हमारे को उससे उसको 4 से इंटू कर देना है, तो हमारा इजीली आ जाएगा 20 मार्क्स। यानी हम अगर 50 में से 20 मार्क्स ले आते हैं तो हमारा प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। और ये हमें क्वालिफाई करना जरूरी है अगर हमें जॉब चाहिए तो। ये हमारा पहली चीज़ रही। इस सिलेबस हम बता देते हैं आपको, इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस आप देख सकते हैं MS विंडो, MS ऑफिस, आपको MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS SS, ये सारे आने चाहिए। यहाँ पे ऊपर भी हम यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखिए सेकंड स्क्रीनिंग लिस्ट होगी। सेकंड स्क्रीनिंग लिस्ट मतलब ये होता है पहला एग्जाम हुआ उसके बाद पहली लिस्ट आ गई। सेकंड स्क्रीनिंग लिस्ट कब आई, जब आपकी प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट हो गया उसके बाद आ गई। तो उसके बाद आपको उस लिस्ट में अपना नाम देखना है, आया होगा तो आपको फाइनली आप क्वालिफाई कर गए हैं, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस इस तरीके से रहने वाला है सिलेक्शन का, कि हमारे को कैसे जो है ये जॉब मिलने वाली है। अब हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कैटेगरी वाइज वैकेंसी लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। वैकेंसी इन जूनियर असिस्टेंट की बात कर लेता हूँ मैं सबसे पहले। जूनियर असिस्टेंट जो हमारा पहला पोस्ट है उसके लिए अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंगुल, और यहाँ पे बारगढ़ और बालासोर, देवघर, और आप देख सकते हैं इस तरीके से गजापति, और यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के नाम है, ये बात आप याद रखिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जजपुर और खोरदा, ये सारे हमारे जो लिखे हुए हैं ये सारे हमारे किसके नाम लिखे हैं, डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हैं। तो हमें इस तरीके से याद रखना है कि ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हैं उसके आगे ये भी लिखा हुआ है कि UR कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। और ये W का मतलब आपका वुमेन है, मतलब कि कितनी जो है यहाँ पे लड़कियों के लिए, मतलब कि जो गर्ल्स हैं जो कि वुमेन है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको याद रखना है कि उनके लिए इतने सीट्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस पोस्ट के लिए, यानी कि आपके जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इस तरीके से हमारा टोटल जो है अनगुल के लिए, अनगुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा 85 जो है यहाँ पर टोटल पोस्ट रहने वाले हैं। यहाँ पे हमारी वैकेंसी जो लिखी हुई है अलग से, ये आपके एक्स सर्विसमैन के हिसाब से लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और हमारे PWD जो कैंडिडेट होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले, उनके लिए अलग लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है, ये पूरा लिस्ट है। हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ जिससे कि आप एक एक चीज़ समझ लें कि भाई हमारे लिए कहाँ कहाँ किसकी कितनी कितनी सीट है। तो उस हिसाब से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट देख के अप्लाई करना है कि हाँ भाई इतनी सीट है, तो चांसेस ज़्यादा है कि हमें आसानी से मिल जाएगी। हालाँकि हमने सिलेबस और बाकी सब कुछ जो है इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट लिखे हुए हैं, ये टोटल जो लिखा हुआ है 3099, ये अलग है, और सेम ये आपका अलग है। तो ये ग्रैंड टोटल आप जब इसका करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा ये भी एडअप होगा, तो इस तरीके से हमारा जूनियर असिस्टेंट का हो जाएगा। अब हमें कुछ बातें जो है वो ध्यान रखनी है, वो हम एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे को बोला जा रहा है फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए हमारी, वर्क परफॉर्म बाय सिटिंग ऑन बेंच और चेयर, वर्क परफॉर्म बाय हियरिंग स्पीकिंग, वर्क परफॉर्म बाय सीइंग। देखिए आपका देखा जाएगा कि मतलब कि विजुअलाइजेशन कितना है आपका, आपके सुनने की जो शक्ति है कि मतलब आप सुन पाते हैं नहीं सुन पाते, ये सब फिजिकल रिक्वायरमेंट उन्हें चाहिए उस कैंडिडेट के अंदर जो इसका एग्ज़ाम दे रहा है और जॉब लेना चाह रहा है। तो उसको ये बात ध्यान रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप चेक कर लेंगे। अब देखिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे जो पोस्ट है पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सर्विस के लिए। इस पोस्ट में आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं इसमें भी लिखा हुआ है हमारा अंगुल जो डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है UR कैटेगरी में लड़कों के लिए 19 और लड़कियों के लिए वुमेन के लिए 23 जो है यहाँ पे खाली सीट्स हैं, वैकेंसी है इस जॉब के लिए, आपके PEO पोस्ट के लिए। यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है इस तरीके से, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप टोटल भी देख सकते हैं। अगर हम इसकी भी बात करें तो हमारा यहाँ पे टोटल आ जाएगा 2297 पोस्ट हमारे इसके लिए भी हो जाएंगे, पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सर्विस के लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी इनके लिए भी कुछ लिखा हुआ है, पंचायत एग्जीक्यूटिव सर्विस के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि फिजिकल रिक्वायरमेंट वही आपका बोला जा रहा है कि
चलना, वॉकिंग होना, एक तो स्टैंड होना, मतलब आप खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, कोई अच्छे से देख सकते हैं, आप अच्छे से सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, और वही सारा कुछ जो है यहाँ पे देखा जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है, ये सारा कुछ है जो आपको कैटेगरीज ऑफ डिसेबल्ड सूटेबल फॉर द जॉब। अब जो डिसेबल है उनके लिए भी बोला गया है भाई, उनको ये सब चीज़ें याद रखनी है, मतलब ये सब चीज़ें होनी चाहिए उनके अंदर, फिजिकल रिक्वायरमेंट ये सब मांगी जा रही है आपकी। तो ये हमारा नोटिफिकेशन था जो आपके लिए डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारा जो है अब हमारे लिए डेट एक्सटेंड हो चुकी है, यानी कि हम अगर 5 अप्रैल तक चाहें तो हम अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और ये मैं बोल पा रहा हूँ एक नोटिस के दौरान। अब देखिए ये हमारा नोटिस जो है 15 मार्च को दोबारा आया सेम उन्हीं पोस्ट के लिए। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बोला गया कि कुछ, यहाँ पे क्या हुआ है कि पोस्ट बढ़ाई गई। आप ये चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, पहले जो पोस्ट बताई गई थी 2297 वो पीईओ पोस्ट के लिए सेम रही, लेकिन जो हमारी दूसरी पोस्ट थी यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की, उसमें हमारा 4565 पोस्ट हो गई। मैं जैसे कि आपको दिखाऊं अगर, तो आपको मैं इसके अंदर ही नीचे करके दिखाता हूँ एक चीज़। देखिए जैसे हम इस नोटिफिकेशन में डिस्कस कर रहे थे, इस नोटिफिकेशन में हम यहाँ देख रहे हैं 3099, ये हमारे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हमारे को कब बताई गई, 24 फरवरी को हमें इतनी बताई गई थी। ये देख सकते हैं आप, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इतनी पोस्ट हमारे जूनियर असिस्टेंट के लिए हमारे को बताई गई। बट हुआ क्या कि अब हमारे इस सेम इसी जो है पोस्ट के लिए अब सीट जो है वो वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये नोटिस हमारा ये रहा। देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1466 पोस्ट और जो है यहाँ पे बढ़ाई गई हैं सेम जूनियर असिस्टेंट के लिए, सेम इसी पोस्ट में और वैकेंसी बढ़ाए गए। तो हमारे 4565 जो है यहाँ पे आप टोटल वैकेंसी जो है हो गए। तो कहीं ऐसा मत सोचिएगा आप कि भाई अभी अब उतने ही पोस्ट हैं, बढ़ चुके हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। देखिए मैं इसको बताऊँ, ये रहा आपका, इसको आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा इसके लिए बढ़ गया है। तो अब हम ये देखिए आपकी वही लिखी हुई है सेम, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग लिखा हुआ है सब कुछ कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए सीट वैकेंसी बढ़े जूनियर असिस्टेंट में, इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट भी बड़े होंगे। डिस्ट्रिक्ट जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट बढ़ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं संभलपुर लिखा हुआ है, ये संभलपुर है, ये आपका सुंदरगढ़ है, पुरी है, मलकनगिरी, मलकानगिरी, और इस तरीके से आपके जो है डिस्ट्रिक्ट के नाम है, साथ में उनकी वैकेंसी लिखी हुई है। टोटल अब हमारे 4565 हो चुके हैं। और ये हमारा, मैंने इसकी बात तो कर ही ली आपकी फिज़िकल रिक्वायरमेंट की, तो वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना जो है कितने सीट्स जो है इस बार इसके लिए है। देखिए पूरा इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया हुआ है एक एक चीज़ टेबल के अंदर। ये हमारा जूनियर असिस्टेंट का बात हो रही है अभी। और देखिए हमारा इसका जो पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात थी, उनकी वैकेंसी अभी भी उतनी है जितनी पहले थी। देख सकते हैं आप, इतनी वैकेंसी पहले भी थी, उनकी अभी भी इतनी है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि भाई अगर हम 12th पास हैं या फिर +3 पास हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस से, तो हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट हमारे पास पास की डिग्री, मतलब जो हमारे क्वालिफिकेशन उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट अच्छे खासे हैं, क्वालिफिकेशन सही है, और एग्ज़ाम की कोई फ़ीस नहीं लग रही है। फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल नो फीस बोला जा रहा है कि मतलब कोई किसी को कोई फ़ीस नहीं देनी, फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए, जॉब लीजिए, सिंपल सा हिसाब है यहाँ पे। एक नया जो है नोटिस 22 मार्च का जो है लेटेस्ट नोटिस, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे को क्या बोला गया है, इसमें हमें ये बोला जा रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब क्या है कि आपको वेबसाइट पर अब रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे बोला गया है कि 22 मार्च से लेकर 27 मार्च, यानी कि आप अब 27
मार्च तक जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए एक बात मैं आपको फिर बता दूं, होता क्या है कि हमारे सारे फॉर्म जितने भी निकलते हैं जॉब के लिए, उसमें ये होता है कि जो हमारी लास्ट डेट होती है अप्लाई करने की, सेम रजिस्ट्रेशन की भी वही डेट रहती है। मतलब कि आप लास्ट डेट तक रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं और इस तरीके से अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पर एक अलग चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन का टाइम 27 यानी 27 मार्च रखा गया है, और फॉर्म सबमिशन का टाइम जो है 7 अप्रैल रखा गया है। जो मैं 5 अप्रैल बोल रहा था वो एक्चुअल में 7 अप्रैल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 1 वीक से ज़्यादा ही, यानी कि आप देख सकते हैं पूरे 10 डेज़ एक्सटेंड किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 27 को क्लोज़ होनी थी एप्लीकेशन, बट अब ये 7 अप्रैल को क्लोज़ होगी। तो इस हिसाब से हमारे पास 10 दिन और एक्स्ट्रा मिल गए, यानी कि अभी हमारे पास जो है अप्लाई करने के लिए समय ही समय है। बट हमें क्या करना है, हमें समय से अप्लाई कर देना है, जिससे कि बाद में जो है हमसे ये एप्लीकेशन छूट ना जाए। ये स्पेशली उड़ीसा के जो लोग हैं, उड़ीसा राज्य के उन लोगों के लिए है। क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये देख लेना है आपको। सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। मेन आपको इम्पोर्टेंट डिस्कशन मेरा एक यही था कि आपको क्या करना है कि आपको 27 मार्च तक रजिस्ट्रेशन तो कर ही लीजिए। देखिए वेबसाइट पे कोई रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है, हालांकि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की भी कोई चार्ज नहीं है। बट आपको करना क्या है कि 27 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बाद में आप फॉर्म जब मर्जी भरिए, 7 अप्रैल से पहले पहले जब मर्जी भरिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए 27 तक, क्योंकि उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसके बाद आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहले करना होता है। तो वही बात आपको यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। जो देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि नो रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन इज़ अलाउड आफ्टर 27 March as the said feature will be automatically disabled from 27 March midnight। मतलब कि 27 की जो रात आएगी, उस रात के आने से, मतलब जैसे 27 की जो आपकी रात के 12 बजने वाले होंगे, उससे पहले पहले, मतलब रात आने से पहले पहले ही वो चीज़ जो है क्लोज कर दी जाएगी, वो स्क्रीन रजिस्ट्रेशन वाला। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऑल द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आर एडवाइज नॉट टू ट्राई फिलिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन अप टू 27 March as this feature is disabled। तो they are advised to wait till 28 March to re-initiate the process of filling application। अब देखिए जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है वेबसाइट पे, उनको एक चीज़ याद रखनी है कि उनको अभी फॉर्म फिल नहीं करना है, उनको वेट करना है। जब 27 March जो है चला जाएगा, वो डेट जब आके चली जाएगी, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करना है। अब बोला जा रहा है कि 28 March से लेकर 7 अप्रैल तक फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन ओनली इज अलाउड फॉर द कैंडिडेट हु हैव री रजिस्टर्ड बाय 27 March एंड इन द वेटिंग, सो नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन विल बी अलाउड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड। मतलब कि बाकी सारी चीज़ें सेम ऐसी रहेंगी जो हमने डिस्कस करा है। एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम का पैटर्न, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, और एग्ज़ाम का डेट, कब एग्ज़ाम होगा, और कितने वैकेंसी हैं, सब वो सारा कुछ वैसा ही रहेगा जैसा हमने डिस्कस किया है। बस आपको एक बात याद रखनी है, मैं ये बात बार बार डिस्कस भी कर रहा हूँ कि 27 तक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। हालांकि फॉर्म फिलअप आप 27 के बाद करिए। लेकिन अगर आप 27 के बाद रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं ये सोच के कि मेरे पास 7 अप्रैल तक का टाइम है फॉर्म फिलअप का, तो मैं 7 अप्रैल से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल कर दूंगा, तो आप रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे, फॉर्म फिल भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रजिस्ट्रेशन 27 तक आपको कर लेना है। उसके बाद आपको अपना फॉर्म फिल करना है 7 अप्रैल 2023 तक। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहेगा। हमने डिस्कस कर लिया है कि आपके उड़ीसा के अंदर आपके इस बार 7,000 प्लस जो है यहाँ पे वैकेंसी हो गए हैं। 4,500 समथिंग जो हमारे जूनियर असिस्टेंट के लिए, और 2,297 हमारे आपका जो पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि पीईओ के लिए हो गए। तो इस तरीके से हमारा टोटल जो है वो हमारा आ जाता है 6,000 7,000 के अराउंड यहाँ पे जो है वैकेंसी टोटल हो जाते हैं। तो इसीलिए पूरा प्रोसेस हमारा डिस्कस हो गया है, कौन दे सकता है, कौन कैसे नहीं दे सकता है इस एग्ज़ाम को, सारा कुछ। तो इस टॉपिक और इस वीडियो में हम करते हैं एंड। यही इस टॉपिक के साथ, और आपके साथ मिलेंगे नए टॉपिक में, नए वीडियो में, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का
धन्यवाद।